हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के इतिहास के बारे में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बप्पा रावल के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेवाड़ वंश, और हमने मेवाड़ वंश के बारे में इससे पहले एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया था, और वो जो कहानी थी उसका पूरा विवरण मैंने आपको दिया। तो आज इसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं बप्पा रावल, और बप्पा रावल के बारे में जानते हैं कि बप्पा रावल कैसे गुहिल वंश का अब तक के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक बनता है, ठीक है। तो देखिए, बप्पा रावल यानी कालभोज, तो डालिए बप्पा रावल। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। तो बप्पा रावल को कालभोज कहा जाता है। इनका जो शासन अवधि मानी गई है वो 734 से लेके और 753 ईस्वी के मध्य मानी गई है। तो इनकी जो शासन अवधि मानी गई है वो 734 से लेके और 753, कब से कब तक? 734 से लेके और 753 तक इनकी जो शासन अवधि है वो मानी गई है, ठीक है। अब तक के जो शासक हुए थे गुहिल वंश में, अब तक के जो शासक हुए थे गुहिल वंश में, उनमें इनको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है अब तक के शासकों में। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि अब तक के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक इनको माना गया है, ठीक है। थोड़ा मार्कर स्लो हो गया ना। तो अब तक के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है, शासक माना गया है। तो अब तक के जो शासक हुए थे उनमें इनको सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। ये जो थे वो महेंद्र सेकंड के पुत्र थे। इनके पिता के बारे में मैंने बताया था कि जो गुहिल था उन्होंने प्रॉमिस किया था भीलों से कि हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, हमारे जो उत्तराधिकारी हैं वो भी आपसे टैक्स नहीं लेंगे, और उसके उत्तराधिकारियों ने इस शर्त को माना भी था। लेकिन जो महेंद्र सेकंड होता है वो इस बात को नहीं मानता और वो भीलों के ऊपर जो है टैक्स वो थोप देता है। भील ये कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों के साथ प्रॉमिस किया था कि हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन महेंद्र सेकंड कहता है कि मैं ये बात नहीं मानता। और भील जो होते हैं वो क्या करते हैं, महेंद्र सेकंड की हत्या कर देते हैं, और ये जो गतिरोध है वो दोबारा से क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। तो ये बात जोड़नी है आपको कि यह महेंद्र सेकंड का पुत्र था, यह महेंद्र सेकंड का पुत्र था। अब जब महेंद्र द्वितीय की हत्या भीलों के द्वारा कर दी जाती है तो इसको भी छुपा के, किसको, बप्पा को छुपा के जंगलों में भेज दिया जाता है, और जंगलों में ये छुपकर रहता था क्योंकि भील जो हैं इसकी भी क्या ना कर दें, हत्या कर दें। तो जब ये जंगलों में गया तो इसकी मुलाकात किससे होती है, हारित ऋषि से होती है, और ये वहीं पर रहता है और हारित ऋषि की जो गायें हैं वो चराने लगता है, ठीक है। हारित जो ऋषि थे, हारित ऋषि की गायें चराते थे, ठीक है। तो हारित ऋषि जो है उनकी ये क्या चराते थे, गायें चराते थे। जब हारित ऋषि इनके सेवा भाव से क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो अपने अंतिम समय में इनको एक बात बोलते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए, तुमको जो चित्तौड़ के शासक है उनके ऊपर आक्रमण करना चाहिए, उनसे उनके जो राजपाट है वो छीनकर और स्वयं सत्ता का संचालन करना चाहिए। बप्पा रावल कहता है कि बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हारित ऋषि जानता था कि ये क्या है, पूर्व शासकों की संतान है। अगर इसका जो जीवन है वो ऐसे ही निर्भय हुआ तो इसकी जो आने वाली संतान है वो ये भी भूल जाएंगी कि हम किसी वंश की महान संतानें हुआ करते थे। इसीलिए हारित ऋषि इसको एक
बात बोलता है कि तुम क्या करो, चित्तौड़ का जो शासक है उसके ऊपर क्या कर दो, आक्रमण कर दो। ठीक है, इसकी जो उपाधि है वो मैंने आपको बता दी, बप्पा रावल थी। उपाधि क्या थी, बप्पा रावल। ठीक है, ये क्या थी, इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी, बप्पा रावल थी। अब देखिए इनके बारे में ये बात कही जाती है कि ये जब गायें चराते थे तो एक जो गाय थी जो बहुत ज़्यादा दूध देती थी, वो गाय जब घर लौटती थी तो उसके थनों का जो दूध है वो उसमें नहीं होता था, वो घरा के दूध नहीं देती। एक दिन क्या हुआ, बप्पा पीछे पीछे चला जाता है गाय के, और वो गाय जो होती है एक स्थान पर जाती है और वहाँ जाके एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग के ऊपर अपना दूध दुहा रही थी अपने आप। तो बप्पा ने वो देखा और आगे जाके वहाँ एकलिंग जी के जो शिवलिंग पर जो क्या है निर्माण करवा दिया गया, ऐसा कहा जाता है, ये थ्योरी दी जाती है। अब ये सार्थक है, सत्य है, नहीं है, इस संबंध में इतने प्रमाणिक साक्ष्य जो है वो नहीं मिलते। तो इसने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण कराया। ठीक है, एक लिंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया। क्या कराया इन्होंने, एकनाथ जी का मंदिर जो है, एकनाथ जी का मंदिर, इसका क्या करवाया, निर्माण कराया। इसके अलावा इन्होंने अरबों के आक्रमण को, किसके आक्रमण को, अरबों के आक्रमण को असफल किया था। क्या किया था, असफल किया था। क्या किया था, इन्होंने जो अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसको असफल किया था। किसने किया था, बप्पा ने किया था। अब देखिए हरित ऋषि, इनको क्या बोलते हैं कि हरित ऋषि ने इनको एक जगह के बारे में कहा कि आप ऐसा कीजिए, इस जगह की खुदाई कीजिए, और इनको वहाँ से 15 करोड़ रुपए की जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त होती हैं, और उन मुद्राओं से ये क्या करते हैं, एक सशक्त सेना का विकास करते हैं, और उस सशक्त सेना के विकास के बाद ये आक्रमण कर देते हैं। किस पर आक्रमण कर देते हैं, चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मान मौर्य से चित्तौड़ का दुर्ग, मान मौर्य से चित्तौड़ का दुर्ग छीन लिया था। चित्तौड़ का दुर्ग छीन लिया था। चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो क्या किया था, छीन लिया था। किससे छीन लिया था, मान मौर्य से छीन लिया था। कौन सा दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग। ठीक है, क्लियर, समझ आई बात आपको। ये पॉइंट्स जो है मैंने बताया, ये समझ आए कि बप्पा रावल जो होता है ये 734 से लेके 753 तक शासन करता है। अब तक के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक इसको क्या किया जाता है, माना जाता है। यह महेंद्र सेकंड का क्या था, पुत्र था। हारित ऋषि की क्या चराता था, गाय चराता था। उपाधि जो है इन्होंने किसकी धारण की थी, उपाधि इन्होंने बप्पा रावल की धारण की थी। ठीक है, एक लिंगनाथ मंदिर का क्या कराया, निर्माण कराया। इसके अलावा अरबों के आक्रमण को इन्होंने क्या किया था, असफल किया था, और इन्होंने मान मौर्य से चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो छीन लिया था। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा और थोड़ा फिर इसके आगे बढ़ेंगे और आगे के फैक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब तक के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक 734 से लेकर 753 तक शासन किया। यह महेंद्र सेकंड का क्या था, बेटा था। हारित ऋषि की क्या चराता था, गाय चराता था। उपाधि जो है वो बप्पा रावल की धारण की थी। एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, और इसके द्वारा अरबों का जो आक्रमण था उसको क्या किया गया था, असफल किया गया था। इन्होंने मान मौर्य से चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो छीन लिया था। ठीक है, मान मौर्य से जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो छीन लिया था। यहां तक सब क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि आगे क्या क्या होता है। अब देखिए, जब ये मान मौर्य से चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो छीन लेता है तो उसके बाद क्या होता है, वो मैंने आपको घटना बता दी कि वो घटना कब की थी, 734 की घटना थी। और इस संबंध में जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है,
ये जो मैंने आपको पूरी घटना बताई है, आप लोग सोच रहे होंगे कि साहब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, क्या पता आप ऐसे ही धुआं में लट दे रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मान मोरी अभिलेख से इस संबंध में जानकारी मिलती है। मान मोरी, कौन सा? मान मोरी शिलालेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बारे में ये आपको दिख रहा है, मान मोरी शिलालेख जो है आपको पता चल गया होगा, अभी मैंने मान मौर्य पढ़ाया था। लेकिन आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि कर्नल जेम्स टोड जब यहाँ से जा रहा था तो इस मान मौर्य अभिलेख को भी अपने साथ लेके जा रहा था नाव में। लेकिन हुआ क्या था, उसके पास इतने अभिलेख शिलालेख और वो सारी चीज़ें थी कि उसके नाविक ने कहा कि आपको वजन कम करना पड़ेगा, अगर तुमने वजन कम नहीं किया तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा और ये नाव जो है वो डूब जाएगी समुद्र में। तो उसने कुछ अभिलेखों को समुद्र के पानी में फेंक दिया था उस नाव का वजन कम करने के लिए, और उसमें से एक मान मौर्य अभिलेख था। बाद में कर्नल जेम्स टोड ने इसके संबंध में पत्र भी लिखा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे किसी किनारे पर डाल देना चाहिए था या किसी को सौंप देना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, इसको डाला तो बिल्कुल किनारे पे ही था, लेकिन वो जगह जो है वो काफ़ी गहरी थी, और कहाँ डाल दिया, किस जगह डाल दिया, उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये मान मौर्य शिलालेख आज भी किसी समुद्र के किनारे कोने में पड़ा होगा। हो सकता है किसी ने इसको देख भी लिया हो, लेकिन अज्ञानता के कारण वो सिर्फ इसको एक पत्थर समझे, एक शिलालेख समझे और वो उस पर ध्यान ना दे। लेकिन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत काम का है। ठीक है, तो मान मौर्य शिलालेख से इसके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। क्लियर। चलिए अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए इसके संबंध में एक पॉइंट ये कहा जाता है कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो बप्पा रावल को दिया जाता है। क्या बोला मैंने ये बोला कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो बप्पा रावल को दिया जाता है। ठीक है, मेवाड़ के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बप्पा को। चलाने का श्रेय बप्पा रावल को दिया जाता है, बप्पा रावल को दिया जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? बप्पा रावल को दिया जाता है। अरे किसको दिया जाता है बोलो? बप्पा रावल को दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले पूछ लिया क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले जो सिक्के चलाए वो किसने चलाए, तो आप लोग फटाक से उत्तर दोगे कि बप्पा रावल ने चलाए। ठीक है, बिल्कुल ABCD की तरह तुमको ये याद हो जाना चाहिए। अब देखिए प्रथम जो इनकी राजधानी है वो क्या थी? अरे इनकी प्रथम राजधानी मैंने क्या बताई थी? इनकी प्रथम राजधानी थी नागदा। अरे क्या थी? नागदा थी। क्या थी? नागदा थी इनकी प्रथम राजधानी, नागदा। ठीक है, याद रखना है प्रथम राजधानी नागदा थी। भूलना नहीं है कि इनकी राजधानी नागदा थी, सबको बताना है तुमको कि इसकी राजधानी क्या थी? नागदा थी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि प्रथम राजधानी क्या थी? नागदा थी। इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? इसकी मृत्यु भी नागदा में ही हो जाती है। लिखना है तुमको मृत्यु कहाँ होती है? नागदा में होती है। अरे कहाँ होती है? नागदा में होती है। जब मृत्यु नागदा में होती है तो इसकी छतरी भी कहाँ बनाई जाती है? इसकी छतरी भी नागदा में बनाई जाती है। अरे बोल के बताओगे ना तुम लोग कि नागदा में मृत्यु होती है। नागदा को राजधानी बना, प्रथम राजधानी थी इन लोगों की, और नागदा में ही क्या है? छतरी है। इसलिए जब भी नागदा तो तीन चीजें हुई थी, प्रथम राजधानी, मृत्यु और छतरी। सब जो काम है वो नागदा में हुए थे। तो बप्पा रावल की छतरी कहाँ है? नागदा में है। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? नागदा में हुई। इनकी प्रथम राजधानी क्या थी? नागदा थी। ठीक है, तो ये
फैक्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग याद करोगे, ठीक है, ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। क्लियर, दैट्स ऑल राइट। चलिए, तो ये बप्पा रावल हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अन्यथा कोई बात नहीं। इंटरनेट पर इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारी पीडीएफ, इतने सारे फैक्ट पड़े हुए हैं, पढ़ने वालों की कमी है। चलिए मिटाएं। तो देखिए एक बार वापस से, मानमोरी जो शिलालेख है इस संबंध में क्या देता है, जानकारी देता है। पूछा जा सकता है कि बप्पा रावल के संबंध में ये स्टोरी जो है वो कहाँ से मिलती है। तो मानमोरी शिलालेख से मेवाड़ के अंदर सबसे पहले सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया गया, तो बप्पा को दिया गया। अरे किसको दिया गया, बप्पा को दिया गया। प्रथम राजधानी क्या है, नागदा है, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ पे होती है, नागदा में होती है। छतरी कहाँ है, नागदा में है। चलो सब कुछ बता दिया। अब किसके बारे में बात करते हैं, बप्पा रावल को ऊपर से भी थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं राजा अल्लट की। किसकी बात करते हैं, राजा अल्लट, है ना, यहां लिखते हैं सबसे ऊपर राजा अल्लट, राजा अल्लट। अब राजा अल्लट के बारे में आपको याद क्या रखना है, इनको क्या बोलते थे, इनको आलू रावत बोलते थे। इनकी उपाधि क्या थी, आलू रावत थी। सुनने में अजीब है लेकिन सुनना है, आलू रावत। कोष्टक में लिख देना, ता नहीं ता, आलू रावत। तो इनकी जो उपाधि है वो क्या होती है, आलू रावत होती है। अब इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इनके बारे में आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। वो फैक्ट क्या क्या है कि इन्होंने सबसे पहले नौकरशाही का क्या किया था, गठन किया था। क्या किया था, गठन किया था। किसका गठन किया था, नौकरशाही का गठन किया था, ठीक है। नौकरशाही का गठन किया, नौकरशाही का गठन किया। क्लियर। आप लोगों को बीच में ऐसी आवाज़ आ रही होगी, कोई टेबल खींच के ऐसे ले जा रहा है। एक बालक है छोटा, वो बाहर खेल रहा है, वो उस कुर्सी को खींचे घूम रहा है, ठीक है। उसका साउंड तुमको आ सकता है, पहले ही बता देता हूँ। तो नौकरशाही का क्या किया है, गठन किया। बिल्कुल क्लियर, नौकरशाही का गठन किया। अब देखिए नौकरशाही का इनके द्वारा क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने आहड़ नगर की स्थापना की, आहड़ नगर की स्थापना की। अरे किसकी स्थापना की, आहड़ नगर की स्थापना की। बोल के बताओगे, जोर से बोलिए, यहाँ पर आप लोग बैठे हैं कि अल्लड़ को क्या कहा जाता है, आलू रावत कहा जाता है। इनके द्वारा किसका गठन किया गया, नौकरशाही का गठन किया गया। इनके द्वारा किस नगर की स्थापना की गई, आहड़ नगर की स्थापना की गई। और यहाँ कहाँ, जगत अंबिका मंदिर का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अरे किसका निर्माण किया गया, जगत अंबिका मंदिर का निर्माण किया गया। तो लिखिए जगत अंबिका मंदिर, जगत अंबिका मंदिर का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। क्या किया गया, जगत अंबिका मंदिर का निर्माण किया गया, ठीक है। ध्यान रखना ये पॉइंट कि आहड़ नगर की स्थापना की और जगत अंबिका मंदिर का निर्माण किया गया। क्लियर, दैट्स। चलिए जगत अंबिका मंदिर का निर्माण किया गया, आहड़ की इन्होंने स्थापना की। तो चलिए ये बात आपको याद रखना है कि इन्होंने अपनी जो राजधानी है, कौन सी राजधानी, दूसरी राजधानी किसको बनाया, आहड़ को बनाया। तो भैया लिख लीजिए, आहड़ को इन्होंने अपनी दूसरी, ठीक है, राजधानी बनाया। क्या बनाया, राजधानी बनाया। समझ लेना, चलो लिखा देते हैं, समझोगे क्या, इस राज्य को राजस्थान समझ लो या कुछ और राज्य समझ लो, ठीक है। तो इन्होंने अपनी दूसरी जो राजधानी बनाई वो क्या बनाई, आहड़ बनाई, राजधानी आहड़ को बनाया। ठीक है, ध्यान रखोगे ना कि आहड़ को इन्होंने क्या बनाया था, आहड़ को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, आहड़ नगर की स्थापना की थी। याद रखना, बिल्कुल याद रखोगे। चलिए अब देखिए इन्होंने क्या किया था, एक हूड़ राजकुमारी थी। अरे कौन थी, हूड़ राजकुमारी थी, जिसका नाम आप लोगों को मालूम होगा, उसका नाम था हरिया। तो इन्होंने हूड़ राजकुमारी हरिया के साथ क्या किया था, विवाह किया था। अरे क्या किया था, विवाह किया था।
तो ये हूण राजकुमारी हरिया के साथ जो विवाह किया गया था, इसको राजस्थान का पहला, अरे किसका पहला, राजस्थान का पहला क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए हूण राजकुमारी हरिया के साथ विवाह किया। ठीक है, क्या किया, विवाह किया। हूण राजकुमारी हरिया के साथ इन्होंने विवाह किया था और इसको प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। इसको प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहा जाता है। ध्यान रखोगे ना कि राजस्थान का पहला इंटरनेशनल मैरिज कौन सी हुई थी, तो हरिया देवी की हुई थी। अरे जोर से पुकारो, किसकी हुई थी, हरिया देवी की हुई थी। याद रखोगे कि सबसे पहले जो कौन सी राजकुमारी थी जो इंटरनेशनल विवाह किया गया, वो हरिया देवी के साथ राजा अल्लड़ के द्वारा किया गया। ध्यान रखोगे। चलिए, तो फर्स्ट इंटरनेशनल विवाह राजस्थान का कौन सा है, तो हरिया देवी का विवाह है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हरिया देवी का विवाह जो है वो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह जो है वो माना जाता है। अब देखिए, इसको राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह जाना गया तो नौकरशाही का इनके द्वारा गठन किया गया, आहड़ नगर की स्थापना की गई, जगदम्बिका का मंदिर का निर्माण किया गया, आहड़ को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया और हरिया के साथ इन्होंने इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय विदेशी जितने भी नाम हैं वो सब ध्यान रखोगे कि भैया इन्होंने क्या की, शादी की किसके साथ, चलो है ना, मिटा दें इसको, तुम बोलो तो मिटा दें। देखिए, तो राजा अल्लड़ नौकरशाही का गठन किया, रालू आवत की उपाधि, आहड़ की स्थापना, जगदम्बिका माता का मंदिर का निर्माण किया गया। आहड़ को इन्होंने क्या बनाया, अपनी दूसरी राजधानी बनाया। क्या बनाया, दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, और हरिया के साथ क्या किया, विवाह किया। कंट्रोल होना चाहिए, दिमाग पर निगाहें बिल्कुल बोर्ड पर, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो और किसी चीज को मत देखिए। ठीक है, कम पढ़ो, सीमित पढ़ो, पर अच्छा पढ़ो। कम पढ़ो, सीमित पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ो, अच्छा पढ़ो, काम आए। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। यहां तक हमने पढ़ा, अब बात करते हैं हम छेम सिंह की। किसकी बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं छेम सिंह। अरे किसकी बात कर रहे हैं हम, छेम सिंह की बात कर रहे हैं। और छेम सिंह के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, आपने बड़ी बड़ी या छोटी छोटी किताबें में पढ़ रखा होगा कि ये पहले शासक थे जिनके द्वारा रावल की उपाधि धारण की गई थी। अरे किसकी उपाधि धारण की गई थी, रावल की उपाधि धारण की गई थी। तो याद रखना है, पहले शासक जिनके द्वारा रावल की उपाधि, अरे किसकी उपाधि, रावल की उपाधि धारण की गई थी, धारण की गई। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की गई थी, तो पहले शासक थे जिनके द्वारा रावल की उपाधि जो है वो धारण की गई थी। क्लियर। तो छेम सिंह के बारे में ध्यान रखना है। अब देखिए, इनके दो पुत्र होते हैं। अरे कितने पुत्र होते हैं, दो पुत्र होते हैं। एक का नाम था सामंत सिंह और दूसरे का नाम था कुमार सिंह। क्या क्या थे, एक का नाम था सामंत सिंह, अरे ध्यान रखोगे ना, क्या नाम था, सामंत सिंह, और दूसरे का नाम क्या था, कुमार सिंह। ठीक है, सामंत कुमार, मेरे दो अनमोल रतन, एक का नाम सामंत और दूसरे का नाम कुमार। तो छेम सिंह के दो बेटे हुए, एक का नाम सामंत सिंह हुआ और एक का नाम कुमार सिंह हुआ। अब देखिए, ये सामंत सिंह जो होता है ये बाद में क्या बनता है, शासक बनता है। और जब सामंत सिंह शासक बनता है तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। किसका आक्रमण हो जाता है, मालवा के शासक का।
एक राजा था परमार, परमार शासक, परमार शासक, राजा परमार शासक राजा मुंज के द्वारा क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है, और इससे जो चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ का जो दुर्ग था वो क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। ठीक है, याद रखोगे ना कि इससे राजा मुंज के द्वारा जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो छीन लिया जाता है। राजा मुंज के द्वारा चित्तौड़ छीन लिया जाता है, चित्तौड़ जो है वो छीन लिया जाता है। याद रखोगे कि मालवा के परमार शासक राजा मुंज के द्वारा चित्तौड़ जो है वो छीन लिया जाता है। अब चित्तौड़ जो छीन लिया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो शासक बन जाता है कुमार सिंह, बोलता है तू हट अब मैं संभालता हूं, तो कुमार सिंह क्या करता है, वापस से इसको जीत लेता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट लिख लेना है। कुमार सिंह ने, अरे किसने, कुमार सिंह ने वापस से इसे प्राप्त कर लिया, इसे प्राप्त कर लिया। ध्यान रखोगे ना कि वापस से क्या किया, इसको प्राप्त कर लिया, किसने, कुमार सिंह ने वापस से इसको प्राप्त कर लिया। क्लियर। तो मालवा के परमार शासक राजा मुंज के द्वारा चित्तौड़ छीन लिया जाता है और कुमार सिंह ने इसको क्या कर लिया, वापस से प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इसका हम मिटाते हैं, खत्म करते हैं। तो क्षेत्र सिंह पहले शासक जिनके द्वारा रावल की उपाधि धारण की जाती है। किसकी उपाधि धारण की जाती है, रावल की उपाधि धारण की जाती है। इनके दो पुत्र होते हैं, कुमार सिंह और सामंत सिंह। ये क्या करते हैं, मालवा के परमार शासक राजा मुंज जो होता है सामंत सिंह को हरा देता है और चित्तौड़ छीन लेता है, लेकिन उसके बाद जो कुमार सिंह होता है वो वापस से इनसे छीन लेता है। ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसो को तैसा। चलिए अब हम बात करते हैं, तो किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं राजा जयद्रथ सिंह के बारे में। राजा कौन, जयद्रथ सिंह। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजा जयद्रथ सिंह। 1213 से लेके और 1253 तक इनका शासनकाल जो है वो माना जाता है। अरे कब से कब तक, 1213 से लेके और 1253 ईस्वी के मध्य में इनका कार्यकाल जो है वो माना जाता है। किसका माना जाता है, राजा जयद्रथ सिंह का कार्यकाल जो है वो माना जाता है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पहले शासक थे जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को ऑफिशियल जीता था। ये बात कही जाती है कि इन्होंने, यानी कि इनको चित्तौड़ का प्रथम विजेता कहा जाता है। कहने वाला कौन था, कहने वाला था डॉक्टर दशरथ शर्मा। अरे कौन कहता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहता है कि चित्तौड़ के प्रथम विजेता। लिखोगे ना, क्या लिखोगे कि चित्तौड़ का प्रथम विजेता। चित्तौड़ का क्या कहा है, प्रथम विजेता कहा है। किसने कहा है इनको, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि ये चित्तौड़ के प्रथम विजेता थे। इसके बाद इनके काल को मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल, मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल, कब के का, मध्यकाल का। ठीक है, मध्यकाल के जो इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है वो किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो जयद्रथ सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। चित्तौड़ का प्रथम विजेता इनको किसने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था। और ये जो बात है, ये बात भी डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा ही बोली गई थी। तो याद रखोगे ना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये कहा है। अब देखिए, इनकी एक बार लड़ाई हो गई थी। किसके साथ लड़ाई हो गई थी, तो इनकी लड़ाई हो गई थी इल्तुतमिश के साथ। किसके साथ हो गई, तो इल्तुतमिश के साथ इन्होंने हाथापाई कर ली और युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया, तो भूताला का युद्ध। अरे याद रखोगे ना, कौन सा युद्ध, भूताला का युद्ध हुआ। अरे किस किस के बीच में हुआ, इल्तुतमिश और जयद्रथ सिंह के बीच में हुआ। ठीक है, भूताला का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ, इल्तुतमिश
और जैत्र सिंह। अरे किस किस के बीच में हुआ था बताइए जल्दी से। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? भूताला का युद्ध हुआ था, जिसमें जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त कर दिया था। इल्तुतमिश को वापस जाना पड़ा था, इल्तुतमिश को मुंह की खानी पड़ी थी। ठीक है, अब देखिए इसके समय क्या महत्वपूर्ण घटना घटित होती है। इसने किसने की बात कर रहा हूं मैं? जैत्र सिंह की बात कर रहा हूं। तो जैत्र सिंह ने यानी कि इसने मेवाड़ को अपनी तीसरी राजधानी बनाया। ठीक है, पहली राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी चित्तौड़ और तीसरी राजधानी मेवाड़। अरे ध्यान रखोगे ना कि मेवाड़ को तीसरी राजधानी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको याद रखना है कि जैत्र सिंह के द्वारा तीसरी राजधानी जो है वो बनाया जाता है। किसको? मेवाड़ को। ठीक है, तो एक बार फिर से चित्तौड़ का प्रथम विजेता डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। इनको मध्यकाल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया है। याद रखना है किसका? मध्यकाल का। कहा किसने था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। भूताला का युद्ध हुआ था इनके समय इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में, जिसमें जैत्र सिंह विजयी होता है और मेवाड़ को क्या बना लेता है? अपनी तीसरी राजधानी बना लेता है। प्रथम नागदा, दूसरी चित्तौड़ और तीसरी मेवाड़। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, मज़ा आया होगा, फैक्ट जानने को मिले होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर ये अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके मुझे बताना, अपनी प्रतिक्रिया देना, लाइक करना और दोस्तों के साथ साझा करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।